कौन पिया, तुम कौन पिया। बाबा चाय। लाओ बेटा लाओ। पता नहीं बाबा, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद आती भी है कि नहीं? वाह, बहुत अच्छी चाय। शाबाश। सुबह तुम्हारी भाभी के घर वाले आते होंगे नाश्ता लेकर, सुबह सुबह सर पर सवार हो जाएंगे। जाओ भाई भाभी को उठाओ और उनको पूछो कोई चाय पानी तो नहीं चाहिए उन्हें। भाई अम्मी मैं नहीं जा रही, सुबह सुबह उनको उठाऊं जाके। ऐसे भी उनकी नई नई शादी हुई, मुझे शर्म आती है। जरबाब उठ जाइए, 9 बज रहे हैं। क्या कर रही हो अम्मा? पर्दा क्यों हटा दिया? देखो सारी सुबह अंदर दाखिल हो गई है। जिस सुबह के इस्तकबाल के लिए आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, उसे ये खिड़की कैसे रोक पाती? हाँ, लेकिन मुझे तो ये सुबह अपनी दुश्मन लग रही है। देखो तो कैसे खिड़की के रास्ते पूरे कमरे में इतनी जल्दी उतर आई है। मुझे तो ये सुबह बहुत रोशन, बहुत खूबसूरत लगती। आज से पहले हर सुबह मैं छत पर जाकर सूरज को तुलू होते देखती आई हूँ। आज पहली सुबह जिसके सूरज को देखने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज की सुबह बहुत मुख्तलिफ है। ये सुबह मेरे लिए भी बहुत मुख्तलिफ है। ये पहली सुबह है जब मैं पूरे चांद का नजारा कर रहा हूँ। अच्छा आप उठिए, इससे पहले कि कोई दरवाजा नॉक करे। कौन जालिम होगा जो इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे का दरवाजा नॉक करेगा? अब देखिए कौन है। हाँ, अब ऐसा करो तुम देखो। अब मैं हाँ हाँ तुम। और सुनो, अगर कोई मेरा पूछे ना तो उनसे कहना कि शाव में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाग रही थी तो दरवाजा खोलने में इतनी ताखीर क्यों? जी हाँ समझती हूँ, नई नई शादी है, लेकिन एक बात बावर करवा दो कि इस घर में एक अनब्याही जवान नंद भी रहती है। जी। सुबह उसके उठने से पहले तुम्हें उठ जाना चाहिए। लड़कियां ऐसे नाजुक मामलात को खूब समझती हैं। उम्मीद है कि मुझे ज्यादा वजाहत नहीं करनी पड़ेगी। जी। जरबाब को लेकर बाहर आओ, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आते होंगे। जी। और हाँ, बाहर आने से पहले सुर्खी उतार कर आना। इस घर में एक जवान नंद के साथ साथ एक जवान देवर भी रहता है। उम्मीद है पहली तंबीह आखिरी होगी।
तेरी क्या बात, बहुत परेशान लग रही हैं आप। मेरी परेशानी को क्या है, जाने दीजिए। आप खासे ताज़ादम और खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुश, बहुत मुतमईन। लगता है दिलो दिमाग से कोई बोझ हल्का हो गया है। कल इल्मा की शादी थी, रुखसत होकर ससुराल चली गई। इस बात से मुझे बहुत तमानियत मिली। जानती हूँ कल इल्मा की शादी थी, और ये भी जानती हूँ कि सारा दिन रामेश ने सड़कों की खाक छानी है, जगह जगह भटकता रहा है, पूरी रात सख्त सर्दी में लॉन में बैठा रहा है। रामेश से कहो कि नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। जी सर। मेरा मशवरा तो है मुजफ्फर, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, और वो हमसे भी यही चाहता है। लेकिन हम उसके साथ वो करेंगे जो हम उससे चाहते हैं। आई। अफिया, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। सीमा देखो कितना खिल रहा है इन पे ये रंग। हाँ तो क्यों नहीं अच्छी लगेंगी। हमारी अपिया जो है, और अपिया पे तो हर रंग बहुत अच्छा लगता है, और ये खासियत अपिया के अलावा सिर्फ गुलाब के फूल में है ना अपिया। बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें। मैं बाबा से कहूंगी कि खाला जान से कि अपनी अमानत आकर ले जाए, अमानत बड़ी हो गई है। अपिया प्लीज, अभी तो बाबा आपकी जुदाई के गम में डूबे हुए हैं और आपको मेरी शादी की फिक्र सताने लग गई। भाई मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं बाबा को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा ने मैंने बहुत इसरार किया, पर कहने लगे नाश्ता ले जाना लड़कियों का काम है, मैं क्या करूंगा जाकर। और फिर अचानक कहने लगे कि बेटी के ससुराल में बाप आते जाते मुनासिब नहीं लगते। बाबा भी ना उनके अपने ही उसूल है, वरना अब ये घर आपका अपना ही तो है। आप लोग चलें, नाश्ता लगा दिया मैंने। हाँ, हम तुम्हारे साथ ही आते हैं, आ जाओ। इल्मा तुम भी आओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस सोबिया किचन में अकेली लगी हुई है, मैं बस चाय निकाल लूं फिर आती हूँ। लाओ सोबिया, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं थैंक यू भाभी, आप जाकर नाश्ता करें, मैं कर लूंगी। सिर्फ इतनी जल्दी क्या है आपको घर संभालने की। वैसे एक बात है, नाश्ता है बहुत मजेदार। मैंने और सीमा ने मिलके बनाया। तो मुझे लग रहा था जैसे तुम लोगों ने किसी बहुत शानदार शॉप से खरीदा हो। जरबाब भाई, हम दोनों सुबह 6 बजे से उठ के ये सब कुछ बना रहे हैं। ये हलवा पूरी, कबाब, कीमा, निहारी, ये सब हम दोनों ने अपने हाथों से बनाया है। तो अपने आप को इतना हलकान करने की क्या जरूरत थी? अरे इंसान जरा सा दिल बड़ा कर ले, थोड़ी रकम निकाल ले, तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है बाजार से। इससे अच्छा लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ रमेश, बहुत दिन हो गए तुमने हमारे साथ नाश्ता नहीं किया। क्या खाओगे? तुम्हारा फेवरेट चीज ऑमलेट बनवाऊं? थैंक्स मॉम, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मेरी खुशी। सुना है कल क्लब में तुम्हारी सुंबुल से मुलाकात हुई है। किसे सुना है आपने? उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये जान के खुशी हुई कि तुम्हारे और सुंबुल के बीच में गलतफहमियां दूर हो रही हैं। मेरा ख्याल है गलतफहमी आपकी और बाबा की है कि मेरे और उसके बीच में फासले कभी कम हो सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरी इस छोटी सी मुलाकात का ये मतलब निकल सकता है तो मैं 10 मिनट के लिए भी माना करता। मेरी जान, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे बात करने का मतलब ये नहीं था। ये तो प्रॉब्लम है मेरा, मैं हमेशा लोगों की बातों के मानी और मतलब अक्स करने में नाकाम रहता हूँ। आप लोगों को वो समझ बैठता हूँ जो आप नहीं होते। अरे रामेश, रामेश, बात तो सुनो। रामेश,
आओ आरिफ, नाश्ता कर लो आके। जी हाँ, जैसे मेरा ही इंतजार हो रहा था। मेरे लिए जगह बनाई हुई थी। सच कहता हूं, इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है। हर कोई अपनी खुशियों में मगन है। नहीं आरिफ, यहाँ पे बैठ जाओ। वैसे भी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। रहने दीजिए ये ड्रामेबाजियां। उन्हें दिखाएं जिन्हें जरूरत हो। मैं कैसे नाश्ता आया नहीं, खुद ही खा पी के तमाम कर लिया। क्या कहना है ऐसे रस्मों का? आरिफ, अपनी बकवास बंद करो। ये क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हो? ओहो, आप भी फॉर्म में आ गए बेगम साहिबा के साहब बनते ही। अब तो आरिफ तेरी खैर नहीं। लगता है मुझे अपना बोरिया बिस्तर गोल करना ही होगा। ये क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने? ना शर्म ना लिहाज, बकवास करे चले जा रहे हो। आ गई तुम दोनों? लगता है वापस आने को जी नहीं चाह रहा था बहन के घर से। यहां मैं कब से लम्हा लम्हा गिनकर इंतजार कर रहा हूं कि तुम दोनों आओ तो अपनी इल्मा बेटी का हाल पूछो। कैसी है मेरी बच्ची, खुश है? तो बड़े लाड उठाए जा रहे होंगे ससुराल में, मगर वो साथ क्यों नहीं आई? अच्छा, जरबाब मियां के साथ आई, क्यों? लाई खैर। रहने दीजिए ये ड्रामेबाजियां। उन्हें दिखाएं जिन्हें जरूरत हो। मैं कैसे नाश्ता आया नहीं, खुद ही खा पी के तमाम कर लिया। ओहो, आप भी फॉर्म में आ गए बेगम साहिबा के साहब बनते ही। आई एम रियली सॉरी इल्मा। मैं आरिफ के रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसे क्या हुआ था, किस बात पर इतना गुस्सा आ गया था उसे। आमतौर पर वो कभी भी इतना हाइपर नहीं होता। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ उसे। देखो इल्मा, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हम दोनों मिलकर इस तरह के तमाम हालात का सामना खुश दिली से करेंगे। आपसे पहले ये बात मुझे बाबा कह चुके हैं कि आपकी हर खुशी मेरी खुशी होगी, आपका हर दुख मेरा होगा और आपकी हर परेशानी मेरी परेशानी होगी। आप फिक्र मत कीजिए। सीमा और नेहा से मैं माफी मांग लूंगी। वो दोनों बहुत मासूम और साथ हैं। किसी की कोई बात बुरी भी लग जाए तो उसे नजरअंदाज कर देती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी बहनें तुम्हें लेने के लिए आई थीं और तुम्हें लिए बगैर चली गईं। मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है। मैं तुम्हें उनसे और तुम्हारे बाबा से मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। सच? हम जाएंगे? अरे बाबा, हाँ बिल्कुल सच। और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा।
थैंक यू सरबाब। यू मोस्ट वेलकम। अब तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी, आरिफ को हुआ क्या है? सबको काटने के लिए दौड़ रहा है और तो उसने भाभी की बहनों तक का लिहाज नहीं किया। मेहमानों के सामने कोई इतनी बदतमीजी करता है, जाहिल गवार। हाँ, आरिफ का रवैया था तो खासा नामुनासिब, मगर अब मैं सोचती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। पहले दिन बहू बेगम को सबके मिजाज और रवैये समझ में आ गए। जो बात एक हफ्ते में समझ में आती 1 घंटे में समझ में आ गई होगी। और दूसरा, उसकी बहनों को भी अंदाजा हो गया होगा कि ये बहन की ससुराल है, खाला जी का घर नहीं कि जब जी चाहा मुंह उठा के चले आए। मियां, आपने तो किस्सा ही खत्म कर दिया। हाँ, तो आरिफ को डांटना जरूरी था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि उसने सही वक्त पर सही बात की। अगर लड़की पहले दिन मोहतात हो जाए ना, तो घर में रचने बसने में आसानी रहती है। मेरी शादी भी ऐसे घर में कीजिएगा जहाँ ये सास ननद और देवर के चक्कर ना हो। मुझ में इतनी ताब नहीं कि मैं उनके नखरे बर्दाश्त करूं। अम्मी, अम्मी वो हम इल्मा के बाबा की तरफ जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, चले जाए? इजाजत तैयारी से पहले ली जाती है सरबाब। बन ठन संवर के निकलने के वक्त उससे इतला दी जाती है। ये तुम इजाजत मांग रहे हो, तला दे रहे हो? वो अम्मी, वो दरअसल मैंने सोचा कि मैं। ठीक है, चले जाओ। जी। खुदा हाफिज़। अम्मी, आपने तो मुझे शादीशुदा जिंदगी के तसव्वुर से ही डरा दिया। चुप कर जाओ तुम। आरिफ की तरह तुम्हारी भी जुबान खुलती चली जा रही है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ और घर की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। मैंने ज्यादा ढील दे दी ना दोनों को तो हमारे सर पर सवार हो जाएंगे। जवान और खूबसूरत बहू पहले ही दिन सास के दिलो दिमाग में खतरे की घंटी बजा देती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी रियासत का हाकिम दुश्मन के घोड़े की टाप दूर से सुन लेता है और उसको पता होता है कि उसकी बादशाह तब खतरे में है। मेरी शादी ऐसे लड़के से कीजिएगा जिसकी मां ना हो। जी रामेश भाई, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं और नेहा उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी तौर पर जाने के लिए राज़ी नहीं है। सीमा, ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे खुद कॉल करके बताना चाहिए। इस इत्तफाकन मैंने कॉल कर लिया तो तुम मुझे बता रही हो। रामेश भाई, मैं आपको कॉल करना चाहती थी मगर डर था कि बाबा खफा ना हो जाए। सीमा, ऐसे मौके पे तुम्हें चचा की नाराज़गी की नहीं बल्कि उनकी सेहत और ज़िंदगी की फिक्र करनी चाहिए। एनीवेज़, मैं पहुँच रहा हूँ। जी ठीक है। इस तरह अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? सुबह तुम लोग आए थे तो बिल्कुल ठीक थे वो। क्या हुआ है उनको ऐसे? तुम मेरे साथ आओ। वहां से आके बाबा से तुम दोनों ने कुछ कहा था क्या? अपिया, दरअसल मैं और सीमा ना रोने लग गए थे। पापा से इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं, उनका बीपी हाई हो गया। तुम लोग पागल तो नहीं हो? तुम लोग जानते हो पापा कितने सेंसिटिव। हमारी जरा सी परेशानी उनके लिए एक अजियत बन जाती है। उसके बावजूद हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते से साहबजादे ऑफिस से नहीं आ रहे। महबूबा की शादी का मातम मना रहे और हमें ये समझाया जा रहा है कि हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुजफ्फर साहब, ये सब क्या हो रहा है? इतने थोड़े से दिनों में हम सबके आपस में ताल्लुकात इतने बिगड़ गए। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मैंने तो बिजनेस भी खेल की तरह खेला है और पॉलिटिक्स भी। इस मामले को अब किसी और तरीके से निपटाया जाएगा। और जरा कॉल करके पता करें है कहाँ।
आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है 3 बजे यहाँ ऑफिस में, जिसमें उसका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी कॉल वो ले नहीं रहा। अच्छा, मैं देखती हूँ, जैसे उससे राब्ता होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके। ठीक है, कोई खास मसला नहीं है। बीपी हाई था, हमने टैबलेट दे दी है। आप इन्हें 1 घंटे बाद घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो मोस्ट वेलकम। मेरा रामेश बाबा, मैंने आपसे कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जिद करके मुझे यहाँ ले आए। चाचा, वैसे तो हर इंसानी जान कीमती होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत अनमोल और कीमती होते हैं। ऐसे मुखलिस और सच्चे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनका जितना भी ख्याल रखा जाए कम है। अब वैसे भी मेरा आपका रिश्ता कोई मतलब गर्ज या लालच का थोड़ी था जो वक्त के साथ साथ मान पड़ जाए। आपका मेरा रिश्ता बहुत दिली मोहब्बत और अकीदत का है, और ऐसे में एक दूसरे का जितना ख्याल रखा जाए उतनी दिल को खुशी मिलती है। मेरा ख्याल है इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद अब दोबारा मुझसे खैरियत नहीं बरतेंगे। अरे नहीं रामेश बाबा, आप मुझे बहुत अजीज हैं, मेरी औलाद की तरह हैं, मेरे सगे बेटे जैसे। मैं आपसे खैरियत क्यों बरतूंगा? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए आप उस पर इतना गुस्सा हो रहे थे कि इसने आपकी तबीयत के बारे में मुझे क्यों बताया, और फिर कहते हैं मैं बेटा हूँ आपका। अपिया, अरे वाह जी, मेरी बेटी, मेरी रोशनी आ गई। जी जी बाबा आप ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये रामेश बाबा मुझे यहाँ लेकर आ गए जिद करके। मैं बिल्कुल, क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? आप कभी गलत कह सकते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रामेश, जरबा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम है। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। बस आपका बहुत शुक्रिया, आप इल्मा बेटी को मेरे पास ले आए मुझसे मिलाने के लिए। जब आसपास उदासी और अफसुर्दगी के अंधेरे छा जाएं, तो अपने जिगर के टुकड़ों को देखकर आंखों में रोशनी उतर आती है। और बेटियां तो आंखों की रोशनी होती हैं। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, इल्मा जब कहेगी मैं इसे आपसे मिलवाने जरूर लेकर आऊंगा। एक अच्छी उम्मीद रखने वाले बेबस बाप की आपसे एक छोटी सी दरखास्त है। इल्मा मेरी बहुत नेक और अच्छी बेटी है, इसका आप बहुत ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया। जी बाबा। कहाँ होते हो आजकल? मैंने कहा होना है, यहीं होता हूँ। तुम जानते हो कि आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? तुम्हें कॉल्स किए, मैसेजेस भेजे, लेकिन तुम्हारे सर पर तो माँ बाप को इग्नोर करने का भूत सवार है। भला मैं आप लोगों को इग्नोर क्यों करूंगा बाबा? लेकिन आई एम सॉरी अगर आपको मेरे रवैये से तकलीफ पहुंची। आपकी कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं वकार चाचा को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, इसलिए आंसर नहीं कर सका। क्या तुम वकार को हॉस्पिटल ले जा रहे थे? जी बाबा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो तो इत्तेफाक से मैंने सीमा को कॉल कर लिया तो मुझे पता चला। फिर मुझे यही मुनासिब लगा कि उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाऊँ, उनके चेकअप कराऊँ, वरना मीटिंग अटेंड करने तो मैं पहुँच ही रहा था। ओह गॉड सेक्स रामेश, तुम एक बार फिर उसके चुंगल में फंसने जा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। क्या जरूरत थी तुम्हें एक कॉल पर दौड़े जाने की? वकार अली की पहली चाल क्या कम महंगी पड़ी थी कि तुम उसके दूसरे लाएमल को सपोर्ट करने चले हो? हमें जो कुछ करना था उसके लिए हमने कर दिया, लेकिन अब तुम उसकी गली का चक्कर लगाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा, भाई हैं वो आपके, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ हक बनता है उनका हमारे ऊपर। रिश्तेदारी खून की बुनियादों पर नहीं, बराबरी की बुनियाद पर होती है। जो हैसियत में बराबर वही अपना, वरना कोई रिश्तेदारी नहीं। इस मामले में मेरे और आपके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाबा, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम करें।
वक़ार चाचा से मेरा क्या रिश्ता है, ऐसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं भूल जाऊँगा कि वो आपके क्या लगते हैं। इसलिए प्लीज़ मुझे आप मेरे मामलात में मेरे तरीके से चलने का इख्तियार दीजिए। ये बहस यहीं ख़त्म हो जाएगी। रमेश, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहूँगा? मेरे और आपके दरमियान जो वजह इख्तिलाफ थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है बाबा। लेकिन अब जो मैं वक़ार चाचा को सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें आपको क्या एतराज़ है? क्योंकि मैं जानता हूँ वकार अली की एक बेटी नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं और मैं ये मजीद रिस्क नहीं ले सकता। For God's sake बाबा। और ना ही तुम्हें मैं इसकी इजाजत दूंगा। मैंने तमकनत को निसार अली के घर भेजा है, वो वहां तुम्हारी और सुंबल की रिश्ते की बात करेगी। ठीक है बाबा, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। अब मामा जो भी तय करेंगी अपनी जिम्मेदारी पे करेंगी। कल को मेरे रवैये की शिकायत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए कि मैं अपने हक का दिफा करना अच्छी तरह जानता हूँ। रमेश, जो दिल ने तुमसे जोड़ा था वो मान तुम्ही ने तोड़ दिया। यूं मुझको मेरी नजरों में क्यों रुसवा करके छोड़ दिया। वो जुर्म किया ना जो मैंने, क्यों उसकी सजा ये पाई है। अब मरना भी आसान नहीं और जीने में रुसवाई है। अच्छा सुनो, तुम आइसक्रीम खाओगी? नहीं। इल्मा, सच कहूँ तो मैं कभी कभी बहुत शर्मिंदा होता हूँ। किस लिए? देखो ना, नई नई शादी हुई है हमारी। नई शादी के बाद शौहर अपनी बेगमात को दूसरे मुल्क या दूसरे शहर लेकर जाते हैं हनीमून वगैरह करने के लिए। और मुझे देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर चाट, जूस और आइसक्रीम तक ही महदूद करती हूँ। आपको पता है, मुझे सब कुछ पसंद भी नहीं। बाबा ने हम बहनों को कभी घर से निकलने की इजाज़त ही नहीं दी और हमने ज़िद भी नहीं की। अब इस तरह चाट खाना, आइसक्रीम खाना आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगता है वो आपका साथ है। इसके आगे तो सारी चीज़ें फीकी हैं। इल्मा, दरअसल मेरी जितनी भी सैलरी आती है वो सारी की सारी अम्मी के पास जाती है। मेरी जेब में सिर्फ थोड़े बहुत पैसे होते हैं और इन्हीं पैसों से मैं तुम्हें तफरीह करवा सकता हूँ बस। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, पैसे कम हो या ज़्यादा हो, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूँगी।
एक्चुअली सोबिया की शादी के लिए अम्मी ने जो पैसे जमा किए हुए थे वो उन्होंने हमारी शादी पर खर्च कर दिया। अब जाहिर है जो सोबिया की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं उस दौरान तुम्हें थोड़ा सा टफ टाइम देखना होगा, क्योंकि आरिफ की पढ़ाई का खर्चा भी है और वो भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। सोबी और आरिफ अब मेरे बहन भाई भी हैं, सिर्फ आपके नहीं हैं। और ये सब कुछ मैं करूँगी अपना फ़र्ज समझकर, सेक्रीफाइस या कुर्बानी समझकर नहीं। तुम जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी पता था कि इस लड़की के मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी में सुख चैन आ जाएगा। मैं ज़रा ऑर्डर ले आता हूँ। तुमसे बड़ा फारिग इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हें तो हर वक्त हरी हरी सूझी होती है ना। अम्मी को देखकर पैसों का तकाजा और मुझे देखकर फौरन चाय कॉफी का ऑर्डर कर देते हो, और तो कोई काम आता जाता है नहीं। यहाँ सबको मेरे साथ मसला क्या है? मुझ में क्या कांटे उगे हुए हैं? जिसे देखो मुझे देखते ही खारिश शुरू हो जाती है। एक कप चाय क्या बना दी, बातें तो यूं सुना रही हो जैसे पहाड़ खोद कर आई हो। पहाड़ ही टूट पड़ा है मुझ पे। सुबह नाश्ता बनाओ, रात में खाना। पागल हो गई हूँ मैं किचन में। अरे हो क्या गया है? क्या गुल मचाया तुम दोनों ने बच्चों की तरह? समझाने से तेज गाम की तरह इसकी जुबान चलने लगी है। जिस दिन मुझे गुस्सा आया ना, सारी पटड़ियां उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। हुआ क्या है, मैं भी तो सुनूं। मुझ पर अपनी मसरूफियात का रोब जमा रही है, मुझे मेरी फराखत के ताने दे रही है। यहां जैसे सबसे ज्यादा मैं खाता हूं, सबकी आंखों पे खटकता हूं मैं। जहर दे दे मुझे, जहर। बकवास बंद करो। और तुम लड़की तस्वीर क्यों बहा रही हो? क्या कोई नहरें खुदवा ली है तुमसे? अगर 4 दिन तुमने बावर्ची खाना संभाल लिया तो कोई कयामत तो नहीं टूट पड़ी? और ढीलते ऐसे औरत जात है, लेकिन सबसे ज्यादा आपने इसका दिमाग खराब किया हुआ है। अकलौती होने का यह मतलब नहीं कि बड़े भाइयों से बदतमीजी करे। कल कला को इसी की देखा देखी में आने वाली हम सब से बदतमीजी करेगी। तुम तो चुप ही करो। मुझे पता है तुम कितने बड़े और कितने बुरे हो। तुमसे अच्छे तो जरबाब भाई हैं। बेचारे किसी से कुछ बोलते भी नहीं है, पूरा घर संभाला हुआ है उन्होंने। मोहतरमा सिर्फ 4 दिन सब्र कर लो, सिर्फ 4 दिन। वो दिन दूर नहीं जब यही जरबाब भाई अपनी बीवी के कहने पे आकर हम सबका हुक्का पानी बंद कर देंगे, और उन्हीं की बीवी जालिम गवर्नमेंट की तरह सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगी। फिर उस दिन तुम लोगों को याद आएगी इस आरिफ खान की। जानता हूं ये दुनिया पैसे की है, पैसे की। जिस दिन जरबाब भाई ने अपना खाना पीना अलग कर दिया ना, उसी दिन से अच्छे से बुरे बन जाएंगे वो। देखा अम्मी आपने? देखा कितनी बदतमीजी कर रहा था वो? हाँ देखा मैंने, देख रही हूँ सबके तेवर में। करती हूँ इलाज में सबका। सरबाब, मैं अम्मी को बताकर आती हूँ कि हम लोग वापस आ गए। अरे सुनो, क्यों जा रही हो? खाम खाम अम्मी तुम्हें अपने पास बिठा लेंगी। आओ ना, अंदर चलते हैं। नहीं, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी ना। कितनी बुरी बात है। अम्मी जी की इतनी परवाह है और मेरी बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे क्या सोचेगा? बीवी हो तुम मेरी। ये क्या बेहूदगी मचाई हुई है? ओ अम्मी, मेरे बेटे होकर इतनी छिछोरी और बेहुदा हरकतें? क्या हुआ अम्मी जी? कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर, तुम्हारे सुनने की बातें नहीं है। ये कौन सा वक्त है घर आने का? ये अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। और तुमने 8 बजे 12 बजा दिए। ये नहीं सोचा कि घर में एक जवान जहान बहन है, वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? कान खोल के सुन लो जरबाब, ऐसी कोई फजूल हरकत मैं दोबारा ना देखूं। जी अम्मी। बस बहुत हो गया। अब मुझे सोबिया की रुखसती करनी ही पड़ेगी। पराई लड़की घर में क्या आई है, घर का नक्शा ही बदलने लग गया है। आरिफ। जी अम्मी। कल सुबह सवेरे दूध लेकर आना। बहू बेगम कल खीर बनाएंगी। जी।
हाँ सीमा, जल्दी से बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। कहाँ बिजी हैं? मियाँ साहब की खातिरदारियाँ हो रही हैं क्या? अरे नहीं, खीर बना रही थी। क्या आप खीर बना रही हैं? हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है? अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और आप ससुराल में खीर बनाने का मतलब समझती हैं? अच्छा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुने, बाबा ने आज आपको जरबाब भाई को खाने पर बुलाया है, जरूर आइएगा। अच्छा, क्यों, कोई खास बात है क्या? तो जब आप आएंगी तो आप बाबा से खुद ही पूछ लीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। क्या सूबिया, कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरा अपना घर है, कुछ चाहिए होगा तो ले लूंगी, थैंक यू। चूल्हे की आग स्लो कर दें, अम्मी आपको बुला ली, उनकी बात सुन। अच्छा, सुना तुमने? आप ये खीर बना रही हैं,